हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि रसायन के अध्याय नंबर 2 के लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है ना भाई। हमने सहजीवन क्या होता है, सहजीवी जीवाणु क्या होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा कर ली है। तो हमने पढ़ा था कि सहजीवी जीवाणु हम उसको बोलेंगे जो पेड़ पौधे की भी मदद करे और खुद के लिए पोषक तत्व की प्राप्ति कहाँ से करे, पेड़ पौधों से करे। ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि जो सहजीवी जीवाणु है वो कौन सी प्रजाति के होते हैं, राइजोबियम के होते हैं भाई। राइजोबियम प्रजाति के होते हैं आपके जीवाणु जो पेड़ पौधों की जड़ों में रहते हैं और जड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं और बदले में क्या देते हैं भाई, पेड़ों को बदले में उनको नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं। ये सारी बातों की हमने चर्चा इससे प्रीवियस वाली क्लास में की थी। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। अब हमको पता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम। तो राइजोबियम की भी कई जातियां हैं। ठीक है ना। उन जातियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जाति किस किस वर्ग के पादपों की जड़ों में रहती है। ठीक है। तो उसके नीचे ही आपको एक टेबल दे रखी है, आपको टेबल याद करनी है। देखो एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूं। पहला देखो, राइजोबियम आपके लिए आ गया, रा लग रहा है ना आगे, जो रा का मतलब है यहां पर राइजोबियम। तो राइजोबियम की जो पहली जो वर्ग आपको दे रखा है वो कौन सा है, मेलिलोटी। दूसरा दे रखा है ट्राइफोली। तीसरा दे रखा है आपका लेग्यूमिनोसेरम। चौथा दे रखा है आपका फजीओली। पांचवा राइजोबियम जैपोनिकम। और छठवां दे रखा है राइजोबियम लूपनी। और सातवें वाले को मैं केवल राइजोबियम लिख रखा है, उसकी किसी विशेष प्रजाति का यहां पर नाम नहीं लिया है। ठीक है। नीचे लिख भी रखा है अनामित जातियां, यानी इनका नाम नहीं है लेकिन है ये किस कुल के, राइजोबियम के ही है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कितने दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं। अब क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि राइजोबियम ट्राइफोली किस वर्ग की फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, तिपतिया वर्ग। ठीक है। आपसे पूछ रहे राइजोबियम जैपोनिकम किस प्रकार की फसलों की जड़ों में निवास करता है, तो आप बोलोगे सोयाबीन वर्ग। ठीक है। समझा रहा हूं मैं आपको, एक नंबर में छोटा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। आपके लिए आ जाए राइजोबियम मेलिलोटी कौन कौन सी फसलों में पाया जाता है, तो आप बोलोगे राइजोबियम जो मेलिलोटी है वो किस में पाया जाएगा, रिजिका में पाया जाएगा। और ये दूसरा नाम क्या लिख रखा है, स्वीट फ्लोवर, स्वीट क्लोवर। इसमें भी आपका क्या मिलेगा, राइजोबियम मिल सकता है। कौन सी प्रजाति, मेलिलोटी। ठीक है। तो आप इसको पहले याद रखोगे, सातों प्रजातियों को, इनकी फसलों को याद रखोगे और इनके फसलों के जो वर्ग हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला। अब देखो कोई ट्रिक बना सकते हो आप, क्या बना सकते हो, मैली ट्राई लेग्यू। तो ऐसे लिख सकते हो आप कि मैली टाई ले ली, मैली टाई, टाई होती है ना गले में लगाने की, मैली टाई ले ली, कहां से, फर्जी ले ली। मैली टाई फर्जी ले ली, कहां से ले ली भाई, जापान से ले ली। ठीक है। तो इसके इस तरीके से आप पूरी ट्रिक बना सकते हो कि जो मैली टाई है वो ले ली है भाई, कहां से ले ली, फर्जी ले ली है हमने, लेकिन कहां से ली, जापान से ली। और इसके बाद एक आप लूपनी को याद रख सकते हो और नीचे वाले का तो कोई नाम ही आपके पास नहीं है। ठीक है। तो अब वर्ग को देख लेते हैं। मेलिलोटी में रिजका वर्ग आएगा, फसलें कौन कौन सी हो जाएगी, रिजका हो जाएगी, स्वीट क्लोवर हो जाएगा। अगला ट्राइफोली, ट्राइफोली में तिपतिया वर्ग होगा और इसके लिए जो फसलें हैं वो है कौन सी है, क्लोवर। इसके बाद है आपका लेग्यूमिनोसेरम और लेग्यूमिनोसेरम में जो वर्ग आता है वो आपकी मटर वाली आती है, मटर वाली जो दलहनी प्रजाति हैं वो सारी आ जाएंगे। अब मटर में आपके उद्यान मटर आ गया, ठीक है, खेत मटर आ गया, स्वीट पी, पी किसको बोलते हैं, मटर को। ठीक है ना, स्पेलिंग होगी PEA, पी का किसको बोलते हैं अपन, मटर को बोलते हैं। ठीक है भाई। मसूर हो गया, तो ये भी किसके अंतर्गत है, मटर के वर्ग के अंतर्गत है। अगली बात करें हम राइजोबियम फजीओली, तो राइजोबियम फजीओली जो है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत है, फेजियोलस वर्ग के अंतर्गत है, फेजियोलस। ठीक है, नाम याद रखना, फजीओली से ही क्लियर हो रहा है, फेजियोलस वर्ग। ठीक है। अब इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं, गार्डन बीन हो गया और मोठ हो गया। मोठ आती है ना भाई, मूंग दाल जैसी, तो मूंग दाल की ही एक साथ में प्रजाति है जिसको मोठ बोलते हैं, आप सभी जानते हो, मोठ की दाल आती है। अगला राइजोबियम जैपोनिकम, अगली कौन सी है, राइजोबियम जैपोनिकम, और इसके अंतर्गत कौन सा वर्ग आता है भाई, सोयाबीन। आप जनरली देखोगे तो सारी दलहनी प्रजाति, मतलब दलहनी प्रजातियों में ही क्या मिलता है भाई, राइजोबियम मिलता है। अब वो दाल कोई सी भी हो सकती है, सोयाबीन हो सकती है, ठीक है, मोठ हो सकती है, मूंग हो सकती है, मटर हो सकती है, कोई सी प्रजाति होगी, लेकिन होगी कौन सी, दलहनी। ठीक है ना। आगे देखो, अब सोयाबीन वर्ग के अंतर्गत फसलें कौन सी आएंगी, सोयाबीन आएगा। अगला है राइजोबियम लूपनी, तो लूपनी के अंतर्गत कौन सा वर्ग आया, लूपनी वर्ग आया। ठीक है। और लूपनी वर्ग के अंतर्गत फसलें कौन कौन सी आई, एक सेकंड, वार्षिक, बहुवार्षिक और लूपिन। ठीक है, देखो इसको एक बार। अगला देखो, अगला है राइजोबियम। अब इसकी कोई प्रजाति का कोई नाम नहीं दिया है, इस वजह से अनामित जातियां लिख दी हैं।
तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, लोबिया वर्ग आएगा भाई। किसके अंतर्गत, लोबिया वर्ग। और लोबिया वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी हैं भाई फसलें, देखो लोबिया है, लीमा बीन है और मूंगफली है, ठीक है। और कौन सी आ गई भाई, मूंगफली आ गई, ठीक है ना। तो ये सारी सारणी आपको याद रखनी है भाई, पूरी टेबल आपको याद रखनी है, कहीं से भी कोई सा भी 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पूरी टेबल आपको एज इट इज याद रखनी है। थोड़ी सी मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि मैलीटाई ले ली, फर्जी ले ली, कहां से ले ली, जापान से ले ली, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से थोड़ी सी ट्रिक आपको बताइए मैंने, उसकी सहायता से आप इसको याद रख सकते हो। आगे आगे क्या लगा देना, राइजोबियम सब में लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो। अब अगला आ रहा है आपका असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या हो रहा था कि जीवाणु पेड़ पौधों से पोषक तत्व प्राप्ति कर रहा था और बदले में पेड़ पौधों को नाइट्रोजन दे रहा था। तो इस प्रकार के जीवन को हमने क्या बोला था, सहजीवन बोला था। अब असहजीवन का मतलब क्या है कि पेड़ पौधों से किसी भी पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं करे, लेकिन बदले में पेड़ पौधों को क्या दे दे, नाइट्रोजन दे दे। यानी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में मैं आपको कुछ ना कुछ दे ही रहा हूं। तो इस प्रकार का जो जीवन है वो क्या होगा, असहजीवन है, ठीक है। एक पार्टी दूसरी पार्टी की हेल्प कर रही है, बदले में दूसरी पार्टी से कुछ ले नहीं रही है। तो इस प्रकार का जीवन जो होगा वो क्या होगा, असहजीवन होगा। बात आ गई समझ में, क्लियर है। चलते हैं आगे। अब होता क्या है देखो, इसमें इस प्रकार के जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने शरीर में इकट्ठा करते रहते हैं, अपने शरीर में इकट्ठा करते रहते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। और जब वो जीवाणु मर जाते हैं तो मरने के बाद अपने शरीर में जो भी नाइट्रोजन थी वो किस में छोड़ जाते हैं, मिट्टी के अंदर छोड़ जाते हैं। इस प्रकार का जो जीवन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है फिर उसको कौन उपयोग में लेता है, पेड़ पौधे उपयोग में लेता है। बात समझ में आई। क्या बोला मैंने शुरू से कि जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने शरीर में इकट्ठा करते रहते हैं। जब तक वो जीवित हैं तब तक वो अपने शरीर में नाइट्रोजन को इकट्ठा करेंगे। उनके मरने के पश्चात उनका शरीर किस में रह जाएगा, मिट्टी में रह जाएगा। और मिट्टी के अंदर जब उसके बाद वो नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, फिर उस नाइट्रोजन का उपयोग कौन करेगा, पेड़ पौधे करेंगे। तो इस प्रकार के जीवन को हम क्या बोलेंगे, असहजीवन नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझ में आ गई बात। चलो पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देखो भाई, असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी पौधे की जड़ में पहले रहे, जड़ में जाके ग्रंथि बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने अपना काम किया, जैसे आपके सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हो रहा था, ठीक है ना। इधर ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखो, एक सेकेंड, अगला देखो भाई। अगला हमने क्या बोला कि जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो अनाज वाली फसलें। अब अनाज वाली फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ये सारी जो आपकी फसलें हैं ये किसके अंतर्गत आएंगी भाई, आपकी अनाज वाली फसलों के अंतर्गत। तो अनाज वाली फसलों में जो मुख्यतः जो स्थिरीकरण होता है वो कौन सा होता है, आपका अवायजीवीय या मैं बोलूं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब इस असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को भी कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, ठीक है। याद रखना, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहला तो हो गया वातजीवी जीवाणु, पहला कौन सा हो गया, वातजीवी जीवाणु। और दूसरा आपका हुआ अवातजीवी जीवाणु, ठीक है। या मैं इसको वायवीय जीवाणु भी बोल सकता हूं या अवायवीय जीवाणु भी बोल सकता हूं। भाई देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, वातजीवी जीवाणु या वायवीय जीवाणु। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जीवाणु जो वायु की उपस्थिति में क्रियाशीलता दर्शाते हैं, वायु की उपस्थिति में स्थिरीकरण का काम होता है, उनको तो हम क्या बोलेंगे, वातजीवी जीवाणु। और जो वायु की अनुपस्थिति में जो स्थिरीकरण का काम करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अवातजीवी जीवाणु बोलेंगे, ठीक है। देखो भाई ध्यान देना, पहले फैक्टर की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारा प्रकार है वो क्या है, वातजीवी जीवाणु। देखना भाई इसको, ये जीवाणु एजोटोबैक्टर प्रजाति है। पहला क्वेश्चन यहीं से मिल गया कि वातजीवी जीवाणु किस प्रजाति के होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एजोटोबैक्टर प्रजाति के जो जीवाणु होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वातजीवी जीवाणु के अंतर्गत आते हैं। आगे पढ़ो, आगे देखो। और साधारणतः भूमि में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर अपने शरीर में पुष्ट करते हैं और मरने के उपरांत इन जीवाणुओं द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन भूमि
के पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। वही बात आ गई भाई कि जब तक जीवित अवस्था में थे तब तक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने शरीर में क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, और मरने के बाद ये नाइट्रोजन किसके उपयोग में आएगी भाई, पौधों के उपयोग में आएगी। तो इस प्रकार का जो काम है वो कौन सी प्रजाति के करते हैं, एजोटोबैक्टर, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, वातजीवी जीवाणु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए पूरा पैराग्राफ। अब एजोटोबैक्टर की जो प्रजातियां हैं उनको कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। देखो भाई नीचे लिख रखा है साफ साफ, पहले इस बार पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। इन जीवाणुओं के भूमि में सुचारू रूपेण क्रियाशील बने रहने के लिए उनमें कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट, चूना, नमी, वायु की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। यानी अगर इन जीवाणुओं को आपको अच्छी प्रकार से अगर मिट्टी के अंदर रखना है तो मिट्टी के अंदर ये सभी जो तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, नमी हुआ, वायु की मात्रा हुई, ये पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी आपके जो एजोटोबैक्टर जो जीवाणु है वो भली प्रकार क्या कर सकते हैं, अपनी क्रियाशीलता दर्शा सकते हैं। आगे देखो, इस वर्ग में एजोटोबैक्टर तथा विजेरिंकिया प्रमुख हैं। यानी इसके अंतर्गत कितने जीवाणु आए भाई, 2 जीवाणु। कौन कौन से, एक तो एजोटोबैक्टर जो प्रमुख है, और दूसरा कौन सा आया, विजेरिंकिया। दूसरा कौन सा आया, विजेरिंकिया। ठीक है, तो याद रखोगे इन दोनों को। अब एजोटोबैक्टर की प्रजातियों को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में, कि इसकी एजोटोबैक्टर जो जीवाणु है इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो, नंबर 1 एजोटोबैक्टर क्रोकोकम, दूसरा एजोटोबैक्टर विजेरिंकी, एजोटोबैक्टर विनेलिंडी, एजोटोबैक्टर एजलस, एजोटोबैक्टर इंडिकम। यानी आपको एजोटोबैक्टर तो सब में कॉमन है, याद क्या रखना है आपको, क्रोकोकम, विजेरिंकी, विनेलिंडी, एजल्स और इंडिकम, ये आपको याद रखना है 5 चीजें। अब इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि काका वीजा इंडिया का मिल गया, काका वीजा इंडिया का मिल गया। ठीक है, देखो अब काका से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, काका से क्या हो जाएगा, क्रोकोकम, काका से क्या हो गया, क्रोकोकम, और वीजा, वीजा, अब वी के अंतर्गत 2 हैं, वी के अंतर्गत कितने हैं, 2 हैं, विजेरिंकी और दूसरा क्या है, विनेलैंडी। विजेरिंकी और विनेलैंडी ये किसके अंतर्गत आ गए, वी के अंतर्गत। और जा के अंतर्गत कौन आ गया, जा के अंदर आ गया एजल्स, जा के अंदर आ गया आपका एजल्स। ठीक है, और काका वीजा मिल गया, कहां का मिला, इंडिया का मिला। कहां का वीजा मिला भाई, इंडिया का, तो इंडिया के अंतर्गत क्या आ गया आपका, इंडिकम आ गया। इंडिया के अंतर्गत क्या आया, इंडिकम। तो देखो आपका पूरा 5 नाम क्लियर हो गए। क्या हुआ कि काका हमें क्या मिल गया भाई, वीजा मिल गया। कहां का मिल गया, वीजा मिला हमें इंडिया का। तो इससे हमारे 5 प्रजाति के नाम हो गए, क्रोकोकम, विजेरिंकी, विनेलैंडी, और जा से हो गया हमारा एजल्स, और इंडिया से हो गया हमारा क्या, इंडिकम। तो ये हमारी ट्रिक हो गई एजोटोबैक्टर की 5 प्रजाति के नाम याद। अगर आपको पूछ ले 1 नंबर में तो कि एजोटोबैक्टर की 5 प्रजातियों के क्या लिखो, नाम लिखो। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा कौन सा है हमारा, अवातजीवी जीवाणु। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे जीवाणु जो वायु की अनुपस्थिति में अपनी क्रियाशीलता दर्शाएंगे उसे हम बोलेंगे अवातजीवी जीवाणु। ठीक है, पढ़ लो एक बार पैराग्राफ को, कि ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य करते हैं। ये जीवाणु संख्या में एजोटोबैक्टर से अधिक होते हैं। यानी अगर हम संख्या की बात करें तो जो एजोटोबैक्टर की संख्या है उससे ज्यादा संख्या में कौन मिलते हैं, आपके अवातजीवी जीवाणु मिलते हैं। समझ गए भाई बात को। अगली बात क्या बोल रहा है कि अम्लीय भूमि और पानी के निकास के प्रबंधन के अभाव, ऐसी 2 परिस्थितियां हैं जहां पर ये जीवाणु बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। समझना भाई इस बात को, कि जहां क्या हो, अम्लीय मिट्टी हो या पानी के निकास का सही प्रकार से प्रबंधन ना हो, यानी पानी सही तरीके से निकल नहीं पा रहा हो, पानी उसी जगह क्या हो, इकट्ठा हो। तो ऐसी 2 जगहों पर इस प्रकार के जीवाणु आपके अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है इस प्रकार के जीवाणुओं का। और इस प्रकार के जीवाणु का उदाहरण कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम इस वर्ग के मुख्य जीवाणु हैं। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि अवातजीवी जीवाणु का उदाहरण दीजिए, तो अवातजीवी जीवाणु का उदाहरण आपकी किताब में दे रखा है, इसको आप लिखोगे। क्या लिखोगे, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम। मैं इसको ब्लॉक में कर देता हूं। ये क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम किस वर्ग का है भाई, अवातजीवी जीवाणु के अंतर्गत आता है। समझ गए भाई। तो यहां आपका जो पूरा चैप्टर है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके हम जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखेंगे, और कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आगे के हम उनको भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ।
2020 क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे 19 में पूछा, 2019 में, कि मृदा में साधारणतः कितने प्रतिशत जीवांश पदार्थ पाया जाता है। तो मिट्टी के अंदर जीवांश पदार्थ कितना मिलता है? 0.1 से 5% जीवांश पदार्थ। पहले ही मुख्य बिंदु से ही क्वेश्चन उठा लिया 1 नंबर का। तो इस वजह से हर लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मृदा में जो जीवांश पदार्थ है वो कितना है? 0.1 से 5% मिलता है। ठीक है, कि मृदा में जीवांश पदार्थ के स्रोत कौन है? पादप स्रोत भी हैं, जंतु स्रोत भी हैं, लेकिन इनका विच्छेदन बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कैसा है? जटिल पदार्थ है, और प्रोटीन के साथ मिलकर ये किसका निर्माण करता है? लिग्नो प्रोटीन का निर्माण करता है। पढ़ चुके हैं हम इस बात को। आगे देखो, नेक्स्ट है ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे काले रंग का क्या है? एक्रिस्टलीय पदार्थ है। आगे चलते हैं, मृदा में जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार पूछ ले आपसे। मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहां से कहां तक? 10:1 से लेकर 12:1 तक होता है। ठीक है, मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 से लेकर 12:1 तक होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कुछ अल्फाबेटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लो, ABCD। आपको जो आपकी कंपटीशन एग्जाम जो आप आगे देने वाले हो 12वीं के बाद, जेट वगैरह, ICR वगैरह, उसमें आपको काम में आ सकता है। ठीक है, देखो, खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की मात्रा अभी पढ़ा है ये क्वेश्चन, कितनी होती है बताओ? 0.1 से 5%। 0.1 से 5%, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? C सही है। ठीक है, अगला देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन, जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो देखो, सूक्ष्म जीव के जो शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो 4:1 से लेकर 9:1 तक होता है। ठीक है ना, एग्जैक्ट तो ये है जो आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में यहां पर 4:1 कहीं भी नहीं है, तो हम कौन सा टिक करेंगे? पहला टिक करेंगे, 4 से लेकर 9:1। बाकी जो एग्जैक्ट है वो कितना होता है? 4:1 से लेकर 9:1 तक। ठीक है, ऊपर बुक में भी आपको दिखा सकता हूं मैं, चलो दिखाई देता हूं, एक सेकेंड दिखा देता हूं मैं आपको भाई एग्जैक्ट। वैसे आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया भी था साथ साथ वहां पे कि टिक लगाते जाओ भाई, यहां से छोटे छोटे बहुत सारे आपको क्या मिलने वाले हैं? क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो, ये साफ साफ मिल गया आपको कि अनुपात कहां से कहां तक होता है? 4:1 से लेकर 9:1 तक होता है। ठीक है, मिल गया ना भाई, ये 4:1 से लेकर 9:1 तक। ठीक है, चलो चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन नंबर पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिट्टी के अंदर जो जीवांश पदार्थ है उनके स्रोत कौन कौन है? भाई, पादप स्रोत भी है, जंतु स्रोत भी है, तो दोनों ही आ जाएंगे। पौधे एवं जंतु इसके प्रमुख स्रोत हैं। विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान, यानी अगर किसी का विच्छेदन करना है तो उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए भाई? ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत ज्यादा कम। तो ऐसा तापमान कौन सा है? 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। याद रखोगे, इसको भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मृदा जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है भाई, धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ती है, और जो उभय प्रतिरोधन क्षमता है, जो बफर कैपेसिटी है, वो भी कैसी होती है? बढ़ती है। दोनों ही चीजें यहां पर बढ़ेंगी। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सरल एक कोशिकीय जंतु होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच कितना होता है? 4 से लेकर 5 जो पीएच के मान है वो फंजाई या कवक के लिए कैसा होता है? उपयुक्त पीएच मान होता है। वह प्रक्रम जिससे मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है कहलाता है। बताओ भाई, पढ़ रखा है, अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, सब कुछ पढ़ रखा है आपने। तो मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाए, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं भाई? इस प्रक्रम को बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। और मैं आपसे बोलूं परिभाषा दो मुझे अमोनीकरण की, तो क्या दोगे? कि अमीनो यौगिक का एंजाइमिक क्रिया, जल विश्लेषण आदि के द्वारा अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है? अमोनीकरण कहलाता है। और विनाइट्रीकरण की परिभाषा क्या है? देखो, अगले क्वेश्चन में दे ही रखी है आपको विनाइट्रीकरण की परिभाषा। देखो, नाइट्रेट अवकरण, नाइट्रेट स्वांगीकरण की अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रेट का विलुप्त होना ही क्या कहलाता है भाई? विनाइट्रीकरण कहलाता है। सीधी सीधी आपको डेफिनेशन क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखी है। अगला चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी कार्बनिक या अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, और अगर जीवाणु इनको ग्रहण कर लें फिर पौधों को पहुंचाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण। ठीक है, समझ गए इस बात को? आगे चलो,
यहां कंफ्यूजन होता है इन दोनों क्वेश्चन में, नाइट्रीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो याद रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब पहले जीवाणु उसको ग्रहण करेंगे, बाद में उसको पौधों तक पहुंचाएंगे। ये कहानी किसमें होगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में या नाइट्रोजन यौगिकीकरण में। ठीक है, मृदा में जीवांश पदार्थ की कितने प्रतिशत मात्रा, देखो 3 बार रिपीट हो गया भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो देखो पहली लाइन में बोल दिया, फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बोल दिया, महत्वपूर्ण बिंदु में भी बोल दिया ऊपर, और पहला अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी दे दिया। कितनी होती है, 0.1 से 5%। ठीक है, रट गया आप तो, ये 3 बार पूछ लिया भाई इसी 2 पेज के अंतर्गत। दूसरा देखो, मृदा में CO2 की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। अब मैं आपकी बुक का डेटा बताऊं तो पहली बुक के अंतर्गत, पहले चैप्टर के अंतर्गत आपको दे रखा है 0.3% दे रखा है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात बताऊं, एग्जैक्ट जो इसका मान होता है वो कितना होता है, 0.25% होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखो, जीवांश पदार्थ में लिग्निन की मात्रा कितनी होती है, 10 से 30%। 10 से 30% लिग्निन की मात्रा होती है। आपको ऊपर दिखा भी सकता हूं जीवांश पदार्थ में लिग्निन की कितने प्रतिशत मात्रा। पहला चैप्टर स्टार्ट होते ही आया था भाई जीवांश पदार्थ, वहीं पर इसका दे रखा है, देख लो एक बार। मैंने आपको बताया भी था कि छोटे छोटे 1 नंबर में भी आपको पूछ सकता है, या आपको पूरा संगठन भी पूछ सकता है। मिल गया आपको, जीवांश पदार्थ में लिग्निन कितना है, 10 से 30% है। आपको पूछ ले जीवांश पदार्थ में प्रोटीन कितना है, 1 से 15। जीवांश पदार्थ में हेमीसेलुलोज कितना है, 20 से 50। या पूरा ही पूछ ले जीवांश पदार्थ का संगठन लिखिए। तो आपको हर एक डेटा, हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, याद तो करना पड़ेगा, चीजों को समझ लो, और समझने के बाद आपको चीजें याद भी रखनी है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। सबको पता है भाई ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये किसका रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आगे चलो। पादपों के विच्छेदन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है भाई, बताओ कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है ना, देखो एक बार। ठीक है भाई, तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था कि विच्छेदन के जब आप एंडिंग के स्टेप में जाओगे तो CO2 और जल की मात्रा ही आपकी निकल रही होगी। ऊपर हमने काफी सारी केमिकल रिएक्शन भी हमने पढ़ी है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मृदा का औसत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। ये अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया था इसको। देखो बताता हूं, ये रहा, वही आ गया, यही देख लो। मृदा का औसत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, देखो 10:1 से 12:1 होता है। ये अभी मैंने आपको बताया था। ये लो, मृदा में जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है वो कितना होता है, 10:1 से 12:1 तक। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या दे रखा है आपको कि सूक्ष्म जीवाणुओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, बताया था अभी 4:1 से लेकर 9:1 तक होता है। ठीक है, याद रखोगे। अगला, ह्यूमस का संगठन लिखिए। तो ह्यूमस का संगठन पूछ रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि 2 संगठन है भाई। अब इसने नहीं बोला कि कौन सा लिखना है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। देखो ह्यूमस का संगठन दे रखा है ना, एक तो आपको दे रखा है ये वाला कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसीय यौगिक, लिग्निन, प्रोटीन, तो आप इसको भी लिख सकते हो, या आपके जो तत्वों के आधार पर है उसको भी आप लिख सकते हो कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कौन सा है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो क्योंकि उसने एग्जैक्ट नहीं बोला है। ठीक है, तो यहां पर आपका हमने दूसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है भाई। इसके जो ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो, सारी चीजें आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, फिर हम अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी हमारी तीसरे चैप्टर की, और इसके एक बार दर्शन हम कर लेते हैं तीसरे चैप्टर के, मृदा कॉलॉइड्स। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, मृदा कॉलॉइड्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है, और छोटे चैप्टर होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, क्योंकि यहां से जो इस बार आपका जेट का एग्जाम था वहां से क्वेश्चन मिला था आपको। ठीक है, तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मिलते हैं इसी तरीके से अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सर को सपोर्ट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।